Hello students, in past video we have covered all the topic of the 6th chapter as per the latest NCERT syllabus, यानी कि हमारा जो लेटेस्ट NCERT सिलेबस है उसके हिसाब से जो भी हमारे 6th चैप्टर के इम्पोर्टेंट नहीं पर सारे जितने भी कवर टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए ऑलरेडी अंदर, पर स्टिल अगर कोई उसमें से बाकी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना या तो फिर मैसेज कर देना ताकि हम जो भी बाकी का पार्ट है वो कंप्लीट कर सके अंदर। सो फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। नाउ there is some questions regarding that whenever we are using the electricity, then at our home whatever the electricity is coming, that is totally different from the electricity that we obtain from the बैटरी सेल। यानी कि बैटरी सेल से जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो थोड़ा डिफरेंट होता है अंदर, तो वो डिफरेंस एक्चुअल में है क्या अंदर, और व्हाई वी आर प्रिफरिंग द जो जीबी हमको भेज रही है अंदर उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो हम ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वो सेल वाली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं अंदर, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर। तो एक्चुअल में मेन पॉइंट है क्या अंदर कि जो भी हमारे घर जीबी में से सप्लाइड आता है अंदर, दैट इज टर्म एज द एसी सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं, एसी सप्लाई। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। करंट तो हमको पता है, अल्टरनेटिंग यानी कि क्या, कि समय के साथ जो चीज बदलती रहे उसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई अल्टरनेटिवली कपड़े बदलते रहने चाहिए, अल्टरनेट मोबाइल लेना चाहिए अंदर, बराबर। यानी कि टाइम के साथ जो चीज बदलती रहे उसको अल्टरनेट बोलते हैं अंदर। यानी कि हमको जीबी में से जो सप्लाई मिलता है वो क्या है, अल्टरनेटिंग वाला, यानी कि टाइम के साथ वेरी होता करंट हमको मिलता है अंदर, बराबर। जबकि आप जो बैटरीज की बात कर रहे हो, बैटरीज में से आपको जो भी सप्लाई मिलता है वो क्या होता है, टाइम के साथ कांस्टेंट करंट मिलता है। आपको क्या मिलता है, टाइम के साथ कांस्टेंट मिलता है अंदर। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज डीसी सिग्नल एंड द एसी सिग्नल, बराबर। यानी कि जो भी सिग्नल टाइम के साथ चेंज होता है दैट इज टर्म एज द एसी सिग्नल, बराबर। और यहाँ पे डीसी सिग्नल, डीसी का डायरेक्ट और सी का स्टैंड फॉर करंट। डायरेक्ट करंट सिग्नल किसमें बोले कि जिसमें भी करंट की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है फॉर गिवन टाइम इंटरवल, तो उसको हम क्या बोले भाई, डीसी सिग्नल बोलेंगे। और स्टिल हम ज्यादातर एसी सिग्नल को प्रेफर क्यों करते हैं अंदर, तो उसका सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट है आप खाली रीड कर लेना, हमने यहाँ पे उसको रीड करके टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे से वेल मेहनत से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वो यहाँ पे किया नहीं है अंदर, तो खाली रीड कर लेना, खाली मेरे पॉइंट को ज्यादातर आप ध्यान में रखना अंदर। तो वाई वी आर प्रीफरिंग द एसी सिग्नल, तो उसका सबसे पहला रीजन है कि अगर आप एसी और डीसी के बीच पहला डिफरेंस देखने जाओ तो एसी जनरली हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली मैकेनिकल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं अंदर, बराबर। जबकि डीसी सिग्नल मोस्टली अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमको केमिकल सेल का यूज करना पड़ता है अंदर। आपके मोबाइल की बैटरी के अंदर है करे केमिकल है कि नहीं अंदर, हाँ के ना, बराबर। तो वहां से आपको क्या मिला, डीसी सिग्नल। आपका पावर का जो सेल है उसमें भी क्या है, केमिकल है, तो केमिकल के बीच में जो प्रोसेस उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अंदर, बराबर। तो मोस्टली जो डीसी सिग्नल है वो क्या है, केमिकल बेस्ड है अंदर, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम अचीव करते हैं अंदर। जबकि एसी सिग्नल में मोस्टली क्या है अंदर कि हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। आप 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर्स लर्न करके आए अंदर, तो आप देख सकते हो किस तरह से उनको पे मैकेनिकल मोशन करवा के इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अंदर, बराबर। उसमें जनरेटर डीसी वाला भी आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं अंदर, बराबर, और उसमें कन्वर्टर लगाया जाता है अंदर बाद में। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। चल अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो एकदम मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वर्क कराना हमारे लिए क्या है, इजी टास्क है कंपेयर टू द केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी अचीव करना अंदर, बराबर। क्योंकि केमिकल खत्म हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन है, जबकि मैकेनिकल में तो क्या है कि हम अल्टरनेटिवली मैकेनिकल वर्क कहीं ना कहीं से भी एडॉप्ट कर सकते हैं अंदर, बराबर। दूसरी चीज की बात करें तो ये जो डीसी सिग्नल है उसमें करंट की वैल्यू फिक्स रहती है, तो अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड करने की बात करें तो I2RT के हिसाब से उसमें जूल से एनर्जी इतनी सारी लॉस हो जाएगी, तो हम ये जो सिग्नल है उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो छोड़ो, अपने घर की एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर के लिए भी यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते अंदर, बराबर। क्योंकि वो एक्चुअल में होते क्या है कि जो डीसी सिग्नल जो भी सोर्स से हम प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही कम वैल्यू वाले होते हैं अंदर। क्या होता है, बहुत ही कम वैल्यू। आप एक सेल लेके आओ, सेल पे लिखा होगा कितना वोल्टेज लिखा होता है, 1.5 वोल्टेज लिखा होता है अंदर। कितना लिखा होता है, 1.5 वोल्टेज लिखा होता है अंदर, बराबर। अब सीधी सी बात है कि आपको आपका 100 वॉट का खाली एक टीवी चलाना है अंदर, बराबर। तो आपको ऐसे कितने सेल चाहिए अंदर, तो सीधी सी बात है आपको 100 डिवाइड बाय 1.5 करना होगा, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 15 हुआ
चलो हम राउंड अप करके 15 6 90 ले लेते हैं, तो आपको टोटल कितने लगाने पड़ेंगे, 60 सेल लगाने पड़ेंगे, तब जाके भी 90 वोल्ट होगा। 100 तो होता ही नहीं अंदर। और एक सेल का प्राइस में सपोज 5 रुपीज भी गिनो तो 300, जैसे 5 में तो नहीं मिल जाए, आपको पता है 10 रुपीज मिनिमम, 5 में तो वो चालू क्वालिटी वाला आता है, 5-10 मिनट में तो उतर भी जाएगा अंदर, बराबर। तो सोचो 5 6 300, यानी कि एक टीवी को चलाने के लिए मुझे कितने रुपीज के केमिकल चाहिए, 300 के, बराबर। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका घर का 2 महीने का पूरा लाइट बिल 300 आता है अंदर, बराबर। तो आप ही सोचो कि एक टीवी चलाने में 300 रुपीज का खर्चा आता है अंदर, तो उससे अच्छा तो एसी है ना। यानी कि एसी का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कंपेरेटिवली चीपर है, यानी कि सस्ता है अंदर। किसकी कंपेरिजन में, वो जो डीसी होता है उसकी कंपेरिजन में अंदर, बराबर। और जो एसी सिग्नल है उसमें क्या होता है कि करंट टाइम के साथ चेंज होता रहे, यानी करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, उसके हिसाब से I2 RT की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसके हिसाब से जो जूल लॉस होगा वो कम होगा, बराबर। और लॉन्ग डिस्टेंस पर हम उसको इजीली स्टोर ट्रांसमिट कर सकते हैं अंदर, बराबर। पर एक डिसएडवांटेज एसी सिग्नल का ऐसा है कि हम उसको डायरेक्टली एसी फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते अंदर, उसका जैसा ही प्रोडक्शन हुआ हमको तुरंत ही उसका यूज करना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो आप बोलोगे सर हम तो इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर लाके करते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, वो भी एक केमिकल सेल ही है भाई। आप एसी देते हो, वो एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये केमिकल फिर से डीसी में और डीसी में से एसी कन्वर्ट करके आपको बाद में देता है। समझ में आया कि नहीं आंसर, बराबर। तो ऐसे एक तौर पे देखने जाए तो इन्वर्टर अपने हिसाब से यूजफुल है नहीं है, पर एक हिसाब से हमारा खर्चा बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो चीज कराने की आपका 10 रुपीज खर्चा होता है, वो इन्वर्टर में स्टोर करके फिर से यूज करने में वही खर्चा लगभग 1.5 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि 15 रुपीज तक पहुंच जाता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। तो ये चीज है एसी वर्सेस डीसी में। होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पिक्चर अंदर, बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें अंदर, तो आता है कि अब तक हमने जो भी सर्किट कंपाउंड लगाए थे वो जनरली किसके साथ लगाए थे, बैटरी के साथ लगाए थे, यानी कि डीसी सोर्स के साथ लगाए। एसी सोर्स के साथ तो हमने अभी तक बात ही नहीं की थी अंदर, बराबर। तो वही चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि एक्सप्लेन द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट विथ नेसेसरी ग्राफ, बराबर। यानी कि एक रजिस्टर को अगर हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके नेसेसरी ग्राफ को यहाँ पे हमको समझाना है अंदर, बराबर। तो आप देख सकते हो सर्किट हमारी ऐसी बनेगी जैसे पहले खाली सप्लाई के जो बैटरी लगाते हैं उसकी जगह हम एसी सप्लाई लगाएंगे। एसी सप्लाई लगाने के लिए करना क्या, एक सर्कल लगाना है और ऐसे एक वेव ड्रॉ कर देना है अंदर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम जो सप्लाई दे रहे हैं अंदर वो क्या है, एसी है, तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन करें अंदर, बराबर। तो लिखा है कि रजिस्टर यहाँ पे एक तो एसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो हियर कंसीडर अ सोर्स विच प्रोड्यूस द साइनोसॉइडली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टर्मिनल, यानी कि हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया है वो क्या है कि मैं साइनोसॉइडल यानी कि साइन फंक्शन के हिसाब से जो प्रोड्यूस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, और ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, एसी वोल्टेज बोले। क्यों, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी होता है, बराबर। और कौन सा फंक्शन जो साइन से होता है, तो हम कोई भी वेव हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी लिखते हैं, जहाँ ओमेगा उसकी क्या होगी भाई, ओसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना, बराबर। अब आगे क्या बोलते हैं कि हमको पता है कि भाई नॉर्मली हम ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल क्या लिखते हैं भाई, IR लिखते हैं अंदर, बराबर। अब यहाँ पे V की जगह हमारा क्या है, Vm sin ओमेगा टी, तो IR इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या होगा भाई, Vm बाई R इंटू साइन ओमेगा टी, पर Vm बाई R और कुछ नहीं, आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं अंदर। तो आपको I का इक्वेशन क्या मिला, Im sin ओमेगा टी मिला, और V का तो क्या था भाई, Vm sin ओमेगा टी थी। तो देख सकते हो कि दोनों का एंगल जो है वो सेम है, यानी कि अकेला एक रेजिस्टेंस जब एसी सर्किट के साथ लगता है तो आप डीसी में जो फॉर्मूला V इक्वल टू IR यूज करते हैं वही सेम टू सेम फॉर्मेट में आप फॉर्मूला एसी में भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं अंदर, बराबर। तो इसीलिए लिखा है कि दिस रिलेशन वर्क इक्वली फॉर बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज ऑफ द करंट, यानी कि वोल्टेज लो या करंट लो दोनों के लिए आप ये लो दोनों केसेस में इक्वली अप्लाई कर सकते हो, बराबर। और दूसरा पॉइंट है कि भाई दोनों का फेज एंगल ओमेगा टी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो 0 रहेगा, तो उसका मतलब दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो अगर आप उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों का स्टार्टिंग एक जैसा ही होगा। अगर 0 है वोल्टेज तो करंट भी 0 होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, फिर से 0, नेगेटिव मैक्सिमम फिर से 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस ही नहीं आता है, तो फिर दोनों क्या बोलेंगे, सेम फेज में बोलेंगे अंदर,
पर एक चीज ध्यान रखो कि हमारे घर में जो भी एसी सप्लाई आता है उसमें मेन चीज क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू हर बार ज्यादा होती है, जबकि करंट की वैल्यू 10 एम्पियर तक होती है, जबकि वोल्टेज 230 होता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो 230 वो ज्यादा वैल्यू है, 10 कम हुई, इसलिए वोल्टेज का जब भी ग्राफ दो तो करंट का जो मैक्सिमम हाइट उससे ऑलवेज ज्यादा ड्रॉ करने का अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? हाँ के ना? क्लियर हो गया इतना पार्ट सबको? चल, तो यहाँ पे यही चीज हमको समझाई गई है, बाकी का आप रीड करोगे तो आपको मेन पॉइंट समझ आ जाएगा। बराबर, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने जाऊंगा यहाँ पे जो लिखा है वो, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो, उससे बेटर है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको वेल इन सिंपल फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ताकि आप ये रीड करो तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई ये सर यही बोलना चाहते थे और यही लिख के दिया है अंदर। बराबर। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली गई कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द एसी करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। अब सीधी सी बात है कि अगर आप करंट को रजिस्टर में पास करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, करंट पास होते हैं वहां पे जूल हीट के टर्म्स में एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा अंदर। बराबर। और एनर्जी कितने टाइम पे पास हो रहे हैं, कितने रिलीज हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। बराबर। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे क्या करनी है, बात करनी है अंदर। बराबर। तो इट इज सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट वेरीज विद द साइन कर्व एंड ऑब्टेन द पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू इट। यानी कि हमने ये आगे वाला ग्राफ देखा तो उसमें आप देख सकते हो कि आई की और बी की वैल्यू पॉजिटिव भी जैसी है वैसी की वैसी फॉर्मेट में और नेगेटिव भी दोनों एक साथ में ही स्टार्ट होते हैं अंदर, यानी कि दोनों के दोनों क्या है सेम फेज में अंदर। बराबर। तो यहाँ पे बात करें कि द sum of the instantaneous current value over the one complete cycle is 0 and the average current we will found to be 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमको क्या फेस होता है कि यहाँ पे जो करंट या वोल्टेज है वो तो क्या साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये सारे करंट की डिफरेंट वैल्यू का अगर हम एवरेज निकालें तो वो हमको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है उतनी सारी की सारी नेगेटिव भी मिलेगी। तो सीधी बात एवरेज का मतलब क्या है कि जो भी रीडिंग लिया उसका एडिशन करो, डिवाइड बाय क्वांटिटी करो अंदर। बराबर। तो यहाँ पे जो भी उसकी सबकी एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो हमको पता है +3 तो -3 आंसर क्या 0, यानी कि सब लोग मिला के 0 हो जाएंगे, तो आपको एवरेज करंट तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पर एक्चुअल में भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस में से तो क्या निकल रहा है भाई, आउटपुट तो निकल रहा है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यहाँ पे जब भी एवरेज करंट फाइंड करना है तो हम एवरेज नहीं लेते, हम उसकी जगह क्या लेते हैं अंदर, आरएमएस लेते हैं अंदर। क्या लेते हैं भाई, आरएमएस वैल्यू लेते हैं अंदर। क्या लेते हैं, आरएमएस। तो पीछे वाला टॉपिक हम बाद में समझेंगे, जो बाकी का बचा है पहले हम आरएमएस क्या है समझ लें अंदर। तो आपका इक्वेशन क्या है भाई, I = Im sin ओमेगा टी आपने डिराइव किया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? अब IRMS क्या बोलता है कि भाई आपको पता है कि आप एवरेज करने जा रहे हो तो आपका आंसर तो 0 हो जाता है, और हम प्रैक्टिकल से जो पॉइंट है उसको दूर तो नहीं कर सकते। तो एक उसका सिंपल सा पॉइंट हम मैथ्स में क्या करते हैं, अगर -2 का स्क्वायर कर दो तो उसका आंसर 4 लिखते थे कि नहीं लिखते थे अंदर, हाँ के ना? यानी कि अगर आप कोई भी स्क्वायर कर दो तो नेगेटिव वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो हम क्या करें कि सबसे पहले हमारा जो भी आई की वैल्यू आती है अंदर उसका स्क्वायर कर दें, फिर उसका एवरेज निकाल दें, और स्क्वायर लिया था तो उसके बाद स्क्वायर रूट निकालो, काम अपना हो गया कि ना हो गया अंदर। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब पता चला कि पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज करो, और फिर से क्या करो, रूट कर दो अंदर, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। और ये आंसर आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो चलो हम ट्राई करते हैं कि I = Im sin ओमेगा टी था, तो पहले स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा अंदर। बराबर। अब आपको क्या करना है, मीन लेना है यानी कि एवरेज लेना है, तो एवरेज हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं अंदर। बराबर। अब Im का मैक्सिमम वैल्यू तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो अंदर कौन बचेगा भाई, खाली साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा। बराबर। मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। गलत, 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा अंदर। बराबर। तो फाइनली आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो एवरेज वैल्यू नहीं बोल सकते, उसको रूट मीन स्क्वायर से हमने फाइंड किया, इसलिए हम उसको आरएमएस बोलेंगे। यानी कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम एवरेज बोलते हैं, तो यहाँ पे एसी वाले में हम आरएमएस बोलेंगे अंदर। समझ में आ रहा है? तो आरएमएस इक्वल टू आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, Im² / 2 मिला कि नहीं मिला? बराबर। पर गलत बात है, यहाँ पे स्क्वायर था अंदर।
बराबर। तो देखो हमने पहले क्या किया, स्क्वायर किया, फिर एवरेज फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो IRMS इक्वल टू क्या होगा, IM होगा और डिवाइड बाय √2 होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स अगर आप लेते हो डिवाइड बाय करके, बराबर, तो उससे जो भी क्वांटिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं भाई, RMS वैल्यू बोलते हैं। यानी कि AC सप्लाई में जब भी आपको बोला जाए कि यहाँ पे AC सप्लाई भाई 230 वोल्ट का है, तो ये 230 वोल्ट उसकी एवरेज वैल्यू नहीं है, वो उसकी कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू अंदर, बराबर। और RMS वैल्यू से मेरा अच्छा संबंध है, मेरा नेम का शॉर्ट फॉर्म भी ये होता है, रुशिन मुकेश शाह, बराबर है। तो RMS वैल्यू क्या है सबको पता चल गया अंदर, बराबर। इसीलिए आप जब भी सर्किट में पावर फाइंड करने की बात करो तो पावर में आपको क्या करना है भाई, RMS वैल्यू कंसीडर करवानी है अंदर, क्या करनी है भाई, RMS वैल्यू कंसीडर करनी है अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। तो जैसे ही आप RMS कंसीडर करो, अब हमको पता है जूल हीट का इक्वेशन क्या था भाई, I2R था, समझ में आ रहा है अंदर। तो यहाँ पे आपको खाली करना क्या है अंदर, कि जब भी आप उनके इक्वेशन रखोगे तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या भाई, 1/2 IM²R, यानी कि जो एक्चुअल में I²R थी उससे आपको क्या मिलेगी भाई, हाफ मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। और हाफ मिलने का चांसेस आपको पता है, ये क्यों हाफ मिल रही है अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे जो पॉजिटिव तो नेगेटिव वाली भी है, और यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल पावर है मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे जो एवरेज चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी के लिए आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको RMS कैसे डिराइव करना है वो मैंने आपको समझा दिया अंदर, बराबर। V का भी इक्वेशन वही है, Vm sin ओमेगा t, तो VRMS का इक्वेशन भी आपको क्या मिलेगा भाई, Vm/√2 मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको, इतना पार्ट हाँ कहना, बराबर। और फिर हम जब पावर फैक्टर की थियरी, जो एक्चुअल में सिलेबस में तो नहीं है पर जब देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई एक्चुअल में ये पावर की इक्वेशन को किस तरह से हमको डील करना होता है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो आज के लिए हम इतना टॉपिक अभी रख रहे हैं, बराबर। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बाकी के टॉपिक ये चैप्टर के डिस्कस करेंगे अंदर, ओके, थैंक यू।